हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप सारे वीडियो जरूर देखे हो यार। तभी आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। तो यहाँ पर हमने 3 वीडियोस को अपलोड किया था, तो चाहे आप इस वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो अगर आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है तो, या तो जो ये जावा की पूरी पूरी प्लेलिस्ट है आप इसको एक्सेस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लास्ट में जाओगे तो अभी तक हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क पर 3 वीडियोस को अपलोड कर दिया है, ये तीनों। तो मेक श्योर कि ये वाला वीडियो आप जरूर देखे हो। ठीक है, अब इसमें हमने अपने अरे लिस्ट के बारे में समझा था कि अरे लिस्ट क्या होती है, और हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, और हमने यहाँ पर देखा था कि हम लोग किस तरह से अरे लिस्ट को अपनी कस्टम क्लास के साथ में यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब चलिए हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले यहाँ पर अपने इक्लिप्स में दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक यहाँ पर प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर हमने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई हुई, स्टूडेंट नाम की, और इसके अंदर 3 हमने मेंबर्स बनाए हैं, रोल नंबर, नेम और एज, जो प्राइवेट है। और यहाँ मेन फंक्शन में हमने ये कोडिंग लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने एक अरे लिस्ट बनाई है जिसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, और उसमें हमने इस तरह से 5 एलिमेंट्स को रखा है, 10, 50, 40, 20, 30। और उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आपको पता है कि यार कि क्या होगा, 10, 50, 40, 20, 30 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब समझिए कि मान लीजिए जो ये लिस्ट में हमने रखे हैं 10, 50, ये सारे वैल्यूज, इनको मुझे सार्ट करना है। तो अब यार क्योंकि देखो हमें सार्ट करना है, तो सार्ट करने का क्या मतलब क्या हो सकता है कि हम इन एलिमेंट्स को या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। तो हमारे पास अपने खुद के भी लॉजिक हो सकते हैं कि हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए अपने अरे लिस्ट को अपने लॉजिक का यूज करके सॉर्ट कर सकें। लेकिन फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क का कोई फायदा नहीं रहेगा। हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें प्री डिफाइंड मिल जाती हैं, तो उनको हम यूज करना सीखें यहाँ पर। तो चलिए मैं बात करता हूँ। जैसे हमारे पास एक यहाँ पर लिस्ट बनाई है जिसमें हमने 5 एलिमेंट्स को, इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स को रखा हुआ है। अब मुझे इस लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं, इस अरे लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको मुझे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो उनको मुझे सॉर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक कलेक्शंस नाम की क्लास होती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलेक्शंस। यहाँ पर देखिए जावा के यूटिल पैकेज से कलेक्शंस नाम की एक क्लास होती है। इस कलेक्शंस क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है सॉर्ट नाम से। यहाँ पर देखिए सॉर्ट नाम से फंक्शन होता है, सॉर्ट नाम से फंक्शन होता है। और इस सॉर्ट नाम के फंक्शन ये को हम कॉल करेंगे और अपनी इस अरे लिस्ट को पास कर देंगे। तो मैं यहाँ से सिंपली अपने अरे लिस्ट को पास कर देता हूँ ऐसे। तो हमने क्या किया, अपनी अरे लिस्ट को पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, जो इस कलेक्शंस क्लास के अंदर ये सॉर्ट एक स्टैटिक फंक्शन होगा, क्योंकि हम लोग क्लास का नाम डॉट लगा करके इस फंक्शन को एक्सेस कर ले रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि हमारे इस लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। इसमें जो भी एलिमेंट्स है 10, 50, 40, 20, 30 इनको सॉर्ट कर देगा। और सॉर्ट करने के बाद फिर से अगर यहाँ पर हम सिस आउट लगा करके अपने आई लिस्ट को प्रिंट करें तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं इसको रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देखिए पहले ये हमारे अरे लिस्ट में ये एलिमेंट्स है, उसके बाद ये 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि इसने क्या किया है कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में जो भी होता है उसको सॉर्ट कर दिया। अभी असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता होगा। ठीक है, तो इनको सॉर्ट कर दिया है। तो सॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास एक कलेक्शंस क्लास है, उसके अंदर एक सॉर्ट नाम का स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन है जिसको हमने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया और इसमें अपने अरे लिस्ट को पास कर दिया और इसने हमारी अरे लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये सॉर्टिंग हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो इस सॉर्ट फंक्शन के अंदर आपको एक और आर्गुमेंट्स पास करना पड़ेगा। इसी कलेक्शंस क्लास के अंदर एक और प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका नाम है रिवर्स ऑर्डर। उसको हम लोग यहाँ पर सिंपली कॉल कर लेंगे और वो भी एक स्टैटिक फंक्शन है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर लेंगे यहाँ पर। तो अब ये क्या करेगा कि जो भी ऑर्डर पहले से सॉर्ट होता था, जिस भी ऑर्डर में सॉर्ट होता था उसका ये रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अभी देखिए हमारा जो सॉर्टिंग हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में 50, 40, 30, 20, 10 हो गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमारे पास जो हमारी अरे लिस्ट है उसमें कोई प्री डिफाइंड वाले एलिमेंट्स हमने रखे हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट है, डबल है, स्ट्रिंग है, तो उनकी ये सॉर्टिंग कर देगा बेस्ड ऑन द वैल्यू जो भी आपने रखा है ना। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट फंक्शन इस लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, अरे लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। लेकिन ये वाला
जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 60, तो क्या होगा, इस 60 फंक्शन के कई सारे ओवरलोडेड वर्जन इस कलेक्शन क्लास में होंगे। तो जितने भी आप एलिमेंट्स यहाँ से पास कर रहे हो उनके करस्पॉन्डिंग वो वाला 60 फंक्शन इन्वोक हो रहा है और वो अपना काम कर रहा है। लेकिन सोचो कि अगर यहाँ पर इंटीजर ना लिख करके अगर हम इसमें अपने किसी यूजर डिफाइंड क्लास के ऑब्जेक्ट को रखें, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास है, राइट। तो हमारे पास अगर ये स्टूडेंट क्लास है तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सोर्स में चलते हैं। सोर्स में चलने के बाद हम लोग यहाँ से एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, फ्रॉम सुपर क्लास बना लेते हैं एक, ओके। और यहाँ से हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है, एक कंस्ट्रक्टर हम लोग और यहाँ से बना लेते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर सोर्स में चलूंगा और कंस्ट्रक्टर जनरेट यूजिंग फील्ड्स और सिलेक्ट करके सिंपली एंटर कर दूंगा। तो एक कंस्ट्रक्टर हमारे पास यहाँ पर और बन गया है, ओके। यार क्या हो गया, एक कंस्ट्रक्टर हमारे पास यहाँ पर और बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर और बना लिया है और एक कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक टू स्ट्रिंग मेथड को जनरेट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं आता हूँ, टू स्ट्रिंग मेथड को हमने जनरेट कर दिया। तो इस क्लास में हमने क्या किया, सिंपली देखिए कि हमने सिंपली तीन फील्ड्स बनाई हैं, उनके लिए हमने दो कंस्ट्रक्टर बना दिया और टू स्ट्रिंग मेथड को यहाँ पर बना दिया है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर मैं यहाँ पर जो हमारी लिस्ट है उसमें अगर हम स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रखें तो क्या ये जो हमारा सॉर्ट मेथड है उन ऑब्जेक्ट्स की सॉर्टिंग कर पाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट किसी यूजर डिफाइंड टाइप के हैं तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे आप बताइए कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट टाइप का, उसके अंदर तीन मेंबर्स होंगे, रोल नंबर होगा, नेम होगा, एज होगा। तो आप किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट्स को, नेम के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहते हो कि रोल नंबर के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहते हो कि एज के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहते हो। तो वहां पर ये कलेक्शंस, ये मतलब जो सॉर्ट फंक्शन है ऐसे नॉर्मल तरीके से वो सॉर्टिंग नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको कुछ और भी काम करना पड़ेगा और वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो मेक श्योर कि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 1 आवर का। तो अगर आपको कंपैरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस के बारे में बहुत डिटेल से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम यार क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, समझिए बात को कि हमने क्या कर लिया है, हमने थोड़ा सा कोड में मॉडिफाई किया है और हमने क्या किया है कि अपनी जो अरे लिस्ट बनाई है उसको हमने क्या किया, स्टूडेंट टाइप का मतलब बना लिया। इसमें हम लोग स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को रखेंगे और हमने 5 ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं और उन पांचों ऑब्जेक्ट को हमने अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया है, उसके बाद यहाँ से प्रिंट कर दिया है। और वही सेम तरीके से अगर हम सॉर्ट मेथड को कॉल करें जो कलेक्शंस क्लास के अंदर है तो क्या हम सॉर्टिंग कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए जब भी मैं इस कलेक्शन क्लास को हमने यूज किया है तो ये यूटिल पैकेज के अंदर है, तो मेक श्योर कि यही क्लास को आप यहाँ से यूज करें। तो और हम यहाँ से अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, ये वाला फंडा मैं यहाँ से अभी के लिए हटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये एरर देने लग गया है और एरर क्या कह रहा है कि कास्ट आर्गुमेंट लिस्ट इतना कह रहा है कि कास्ट समथिंग नहीं हो पा रहा है ना। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें, टाइप कलेक्शन इज नॉट कंपैटिबल फॉर द आर्गुमेंट अरेंज कह रहा है, कंपैटिबल नहीं है। और इसके पहले भी जो अगर हमने जो यहाँ पर अपने रिवर्स ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर ये कोई एरर नहीं दे रहा था, राइट। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली में सॉर्टिंग कर पाएगा। तो देखिए इसने हमारी अरे लिस्ट को प्रिंट तो किया है सारे ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कंपेरेबल कैन नॉट कास्ट टू क्लास कंपेरेबल, कह रहा है कि हम इसको कुछ कास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर इधर मैसेज को आप ध्यान से पढ़ लेना। तो बेसिकली इधर क्या यहाँ पर आ रही है, तो अगर आप चाहते हो कि हम अपने इस अरे लिस्ट को सॉर्ट कर पाए इस कलेक्शंस क्लास के अंदर जो सॉर्ट फंक्शन है उसका यूज करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग किस बेसिस पर सॉर्टिंग करना चाहते हैं। हम लोग रोल नंबर के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहते हैं या नेम के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहते हैं या एज के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहते हैं, ये बताना पड़ेगा हमें। और दूसरा या ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारी स्टूडेंट क्लास है हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं कंपेरेबल में। अब ये बहुत बड़ी बात यहाँ से बोल रहा है, हो सकता है अगर आप बिगनर हैं तो ये चीजें आपको समझ में ना आई। क्या बोल रहा है कि मैं क्या कह रहा है कि मैं स्टूडेंट क्लास को कंपेरेबल क्लास में कास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं,
तो यहां पर ये कह रहा है कि आपको एरर जनरेट कर रहा है क्लास कास्ट एक्सेप्शन। जब हम लोग एक क्लास को दूसरे क्लास टाइप में कन्वर्ट नहीं कर पाते तो यही एक्सेप्शन थ्रो होती है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ओके, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने इस अरे लिस्ट के अंदर स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम कलेक्शंस क्लास के सार्ट फंक्शन को यूज करके सार्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ये आपकी स्टूडेंट क्लास है, इसको आपको एक कंपेरेबल क्लास बनाना पड़ेगा। कंपेरेबल मतलब समझ रहे हैं, देखिए जब हम कह रहे हैं कंपेरेबल क्लास बनाना पड़ेगा, तो हमारे पास कंपेरेबल क्लास नहीं, इंटरफेस है। वो कंपेरेबल हमारी क्या है, एक इंटरफेस है। तो आपको आपकी इस स्टूडेंट क्लास के अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो एक कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर है, राइट। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग कंपेरेबल इंटरफेस को यूज करके किस तरह से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर लिस्ट को सॉर्ट करेंगे। और उसके बाद कंपेरेबल इंटरफेस में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हम लोग कंपैरेटर इंटरफेस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वही वो बोल रहा था कि जो हमारी यहाँ पर कंपेरेबल है इंटरफेस है, हम उस टाइप में इसको कास्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो ये हमारी स्टूडेंट क्लास है, ये हमारी क्लास इंप्लीमेंट्स कर लेगी कंपेरेबल इंटरफेस को, और इंप्लीमेंट्स कर लेगी तो आपको पता है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हमारे क्लास स्टूडेंट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो पहले हमारी जो स्टूडेंट क्लास है वो इंप्लीमेंट्स करेगी कंपेरेबल इंटरफेस को, अगर हम इस सार्ट मेथड का यूज करके सार्टिंग करना चाहते हैं तो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो ये हमारी स्टूडेंट क्लास है, ये क्या करेगी, इंप्लीमेंट्स करेगी। तो हम इसको यहाँ से इंप्लीमेंट्स लिख दे रहे हैं, इंप्लीमेंट्स। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, जो हमारी क्लास इंटरफेस का नाम है, कंपेरेबल, बार बार मैं क्लास बोल दे रहा हूँ, ये कंपेरेबल, COMPARA, ऐसे आप लिखिए कंपेरेबल इंप्लीमेंट्स, COMPA कंपेरेबल। तो ये जो कंपेरेबल इंटरफेस है ये जावा के लैंग पैकेज में है। यहां पर भी आपने देखा था कि जावा के लैंग पैकेज में यहां पर कंपेरेबल है, तो यहां पर लिखेंगे आप क्या, कंपेरेबल। कंपेरेबल को आप यहां से वो कर देंगे क्या, इंप्लीमेंट्स कर लेंगे। और यहां पर जो टी लिखा है, आप यहां पर टी को रिप्लेस कर देंगे अपने स्टूडेंट टाइप से। ओके, स्टूडेंट टाइप से आप उसको रिप्लेस कर देंगे। अब आपको पता है इंटरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है यार, इंटरफेस के अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का डिक्लेरेशन होता है उनको आपकी क्या करनी पड़ेगी, उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन को प्रोवाइड करना है। और इंप्लीमेंटेशन को प्रोवाइड करना है तो हम कौन सा मेथड हमारी इस कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर है, कंपेयर टू मेथड है। यहां पर देखिए एरर दे रहा है, कह रहा है ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं क्लिक कर देता हूं और यहां पर आप देखिए कि उसने कंपेयर टू, इसके अंदर एक कंपेयर टू मेथड होता है, राइट। अभी मैंने पीछे शायद कुछ दूसरा बोल दिया था, तो इसके अंदर कंपेयर टू मेथड है, इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन का प्रोवाइड करना पड़ेगा ओवरराइडिंग करके। अब इसके अंदर वो हम लोग कोड लिखेंगे, राइट। अब ध्यान से इस बात को समझना कि पहला काम हमने क्या किया कि हमने हमारी क्लास ने कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स कर लिया, और इस कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डिक्लेरेशन था, वो था कंपेयर टू मेथड, जिसकी हमने यहाँ पर ओवरराइडिंग करके डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ से रिटर्न 0 हो रहा है, रिटर्न 0 हो रहा है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अपना लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या लिखना है, हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट्स है हमारी इस लिस्ट में प्रेजेंट है, लिस्ट में उनको किस बेसिस पर सॉर्ट करो। तो हमें रोल नंबर के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहता हूं, कि नेम के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहता हूं, कि एज के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रोल नंबर के बेसिस पर सॉर्ट करते हैं। तो क्या होगा कि इंटरनली जब कंपेयर किया जाएगा, जैसे सॉर्टिंग होगी ना, तो सॉर्टिंग के लिए तो सिंपली देखिए कंपैरिजन तो होना ही होना है ना, कि कौन सा वाला ऑब्जेक्ट किसके बाद जाना है। तो ये वाला जो फंक्शन होगा एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा, और जिस ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाएगा वो वाला ऑब्जेक्ट यहां पर पास किया जाएगा। देखिए यहां पर स्टूडेंट ओ लिखा है, तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा ये मेथड वो एक ऑब्जेक्ट होगा, और जो जिस ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट को, वो वाला ऑब्जेक्ट यहां पर है।
तो हम लोग यहाँ पर अब कोडिंग लिखने वाले हैं। तो बेसिकली इस कंपेयर टू फंक्शन का रिटर्न टाइप देखिए इंट है। तो इसकी कोडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग चेक करेंगे, इफ चेक करेंगे। अब जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपेयर टू फंक्शन ये कॉल हो रहा है उसके मेंबर्स को हम लोग किस तरह से एक्सेस करेंगे, दिस लगा करके। तो हम लोग लगाएंगे दिस डॉट हम लोग रोल नंबर को यूज करेंगे। दिस डॉट रोल नंबर यानी कि जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉल हो रहा है अगर उसका रोल नंबर बड़ा है हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट से, यानी कि ओ डॉट रोल नंबर से बड़ा है, तो यहां से 1 रिटर्न कर दो। मैं क्या कह रहा हूं, 1 को रिटर्न कर दो, राइट। और हम लोग क्या करेंगे, इल्स इफ लगाएंगे। इल्स इफ लगाते हैं और अगर दिस डॉट रोल नंबर अगर ये छोटा है ओ डॉट रोल नंबर से, ओ डॉट रोल नंबर से अगर छोटा है तो यहां से क्या रिटर्न करना है आपको, -1 रिटर्न करना है। इल्स आप 0 रिटर्न कर दो। 0 कब रिटर्न होगा इसका मतलब, तो 0 तब रिटर्न होगा जब दोनों का रोल नंबर बराबर हो जाएगा। तो अगर जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला कंपेयर टू फंक्शन कॉल हो रहा है अगर उसका रोल नंबर बड़ा है इस वाले ऑब्जेक्ट के रोल नंबर से तो 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज अगर छोटा है तो -1 रिटर्न होगा, और अगर दोनों का रोल नंबर बराबर है तो 0 रिटर्न होगा यहां से। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बेसिस पर वो सॉर्ट कर देगा, राइट। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार, और यहां से अभी के लिए मैं यहां से कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर हटा देता हूं। ओके, तो जो एरर देखिए हमें यहाँ पर मिल रही थी अब वो एरर हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। ओके, तो हमने क्या किया, अपने अरे लिस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने रखे हैं वो ऑब्जेक्ट जिस क्लास के हैं उस क्लास ने हम क्या किया, कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स कर लिया और उसके अंदर एक कंपेयर टू नाम का फंक्शन था उसकी हमने ओवरराइडिंग करके उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की। और आपको ऐसा ही कोडिंग करना है, इससे इस फंक्शन से या तो 1 रिटर्न करना है या तो -1 रिटर्न करना है या तो 0 रिटर्न करना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी आपको रिटर्न नहीं करना है, नहीं तो फिर वह सॉर्टिंग में जो लॉजिक है ना वो गड़बड़ा सकता है, ठीक है। तो 1 कब रिटर्न करना है आपको क्लियर होना चाहिए, -1 कब रिटर्न करना है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, और 0 कब रिटर्न करना है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मैं प्रोग्राम को मैं प्रोग्राम को यहाँ पर रन करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एलिमेंट्स को ऐड किया था, उसके बाद यहाँ से प्रिंट किया था। प्रिंट करने के लिए हम लोग ये वाला लॉजिक अब यूज नहीं करेंगे, हम अलग अलग एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं तो हम लोग फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। स्टूडेंट एस इक्वल टू आई लिस्ट करेंगे और इसके अंदर सिंपली हम लोग यहाँ से आएंगे और उसको कट करके यहाँ पर हम लोग पेस्ट करके यहाँ से एस को प्रिंट करेंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, और सॉर्टिंग करने के बाद भी हम लोग इसको इस तरह से एक बार और प्रिंट कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं सिस आउट में लिखता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं आफ्टर सॉर्टिंग। ओके, आफ्टर सॉर्टिंग मैंने यहां पर लिख दिया। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार और यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हमारा जो पहले था स्टूडेंट, मतलब जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड था वो इस ऑर्डर में था, 7075 ये था, और सॉर्टिंग के बाद देखिए 7071 सबसे पहले आया, फिर 2 पहले आया, फिर 3 4 5। तो ये वाला जो रिकॉर्ड्स अब हमारी अरे लिस्ट में है वो रोल नंबर के बेसिस पर सॉर्ट हो चुका है। अब आई होप कि आपको पता चला होगा कि हम लोग किस तरह से सॉर्टिंग करते हैं। देखिए सॉर्टिंग करने का हम अपना भी लॉजिक लिख सकते हैं। तो जिस तरह से ये वाला सॉर्ट फंक्शन जो पहले से इसकी कोडिंग की गई है जिस तरह से काम कर रहा है उसी तरह से हमें अपना एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं तो अब यही तो हम लोग सीख रहे हैं कि जो प्री डिफाइंड चीजें हैं हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर उनको हम लोग किस तरह से यूज करें। तो ये आपको समझ में आया कि कलेक्शंस क्लास के अंदर एक सॉर्ट नाम का स्टैटिक फंक्शन है, उसको आपको कॉल करना है और अपनी सिंपली अरे लिस्ट को पास कर देना है। और जिस भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स को आपने अरे लिस्ट में रखा होगा वो क्लास क्या कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करेगी और इसके अंदर जो कंपेयर टू वाला फंक्शन है उसकी ओवरराइडिंग करके उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करेगी। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है तो ये इससे या तो 1 या तो -1 या तो 0 रिटर्न करना है। कब क्या रिटर्न करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी देखिए अभी ये हमारे रिकॉर्ड्स को रोल नंबर के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। मान लीजिए अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो जब ये वाला रोल नंबर बड़ा है तो आप 1 रिटर्न कर रहे हो तो यहां से आप -1 रिटर्न कर दो। आप यहां से अगर पहला वाला रोल नंबर बड़ा है तो -1 रिटर्न करो और जब छोटा है तो 1 रिटर्न कर दो, बराबर है तो 0 रिटर्न करो। तो ये ऑटोमेटिक ही अब हमारे ऑब्जेक्ट की जो सॉर्टिंग करेगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अभी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में है,
है ना। फिर से मैं रन करता हूं, देखिए अब यहाँ 5 वाला पहले आ गया 7075, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, है ना। नहीं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ से मैं चेंज करता हूं, आप अगर यहाँ से 1 या -1 रिटर्न कर रहे हो, आप इसको चेंज नहीं करना चाहते हो और चाहते हो कि अभी इस टाइम पर ये क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो तो यहाँ से एक आप और आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, है ना। देखिए क्या ये वही काम कर रहा है, देखिए 5 वाला पहले आ रहा है, फिर 4 वाला, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। ऐसे भी आप काम कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको हटाता हूं। अब यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम समझिए कि जो हमारी कंपेरेबल इंटरफेस, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं रोल नंबर के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहता हूं तो मैं रोल नंबर के बेसिस पर यहाँ कोड लिखूंगा। अगर मुझे नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, मान लीजिए कि अभी हमें हमारी अरे लिस्ट को रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके काम करना है, तो हमने रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिया और काम कर लिया। अब आगे मान लीजिए कुछ देर बाद मुझे अपने इसी अरे लिस्ट को नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने की जरूरत है, तब तो आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपको अब नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है तो आपको इस कंपेयर टू फंक्शन के अंदर जो आपने कोडिंग लिखी है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस टाइम पर आप कंपैरिजन करोगे तो नेम का कंपैरिजन करोगे, ना कि रोल नंबर का। इसी तरह से मान लीजिए आगे आपको प्रोग्राम में एज के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है, तो फिर से आपको ये वाला लॉजिक एज के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, और यहीं पर कंपेरेबल इंटरफेस का जो ये कंस्ट्रेंट्स है ये सीमित हो जाता है कि आप एक टाइम पर एक ही मेंबर के अकॉर्डिंग जो भी वेरिएबल्स आपने बनाए हैं सॉर्टिंग कर पाओगे। अगर आपको नेम के अकॉर्डिंग लेट से सॉर्ट करना है तो आपको नेम के अकॉर्डिंग वाला कोड लिखना पड़ेगा, है ना। हालांकि ये वाला जो कोड हमने लिखा है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करता हूं। मैं यहां से क्या लिखता हूं, इफ सॉरी मैं लिखूंगा दिस डॉट रोल नंबर, अगर ये इक्वल टू है ओ डॉट रोल नंबर के, अगर ये दोनों बराबर हैं तो रिटर्न कर दो क्या 0, है ना। और इन रिटर्न कर दो 0, और इन इफ इल्स को क्या मैं कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ में यूज कर सकता हूं, बिल्कुल। मैं यहां से क्या करूंगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो 1 को रिटर्न कर दो, अदरवाइज -1 को रिटर्न करो, और जो कुछ भी रिजल्ट आए उसको आप रिटर्न ही कर दो, है ना। और आप इसको हटा दो, मैं यहां से देखिए हटा रहा हूं, राइट। हमने क्या किया, अगर रोल नंबर दोनों बराबर है 0 रिटर्न करो, और अगर ये वाला इस वाले से बड़ा है तो 1 को रिटर्न करो, नहीं तो -1 को। तो ऐसे आप एक लाइन में भी कर सकते हो, ओके। काम वही होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट हमने यूज कर लिया तो ये क्या करेगा, रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं अगर हमें नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना हो। अब हमें अगर नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है यार, तो यहाँ पर हम रोल नंबर वाला थोड़ी ना कोडिंग लिखेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे कमेंट में। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट में करता हूँ। अब नेम को कंपेयर करने के लिए वो एक स्ट्रिंग है, तो उसके लिए पहले से ही मुझे कुछ फंक्शन मिला हुआ है जावा में स्ट्रिंग क्लास के अंदर, है ना। उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो जो हमारा जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपेयर टू कॉल होगा उसका दिस डॉट नेम डॉट, कौन सा फंक्शन है यार, कंपेयर टू फंक्शन है, ओ डॉट नेम से आप कंपेयर कर लो, है ना। तो ये कंपेयर टू फंक्शन जो ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर है वो वाला है, ये ध्यान रखना। देखिए ये वाला कंपेयर टू फंक्शन कौन सा है, कौन सा है, कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर वाला है ना। ये वाला स्ट्रिंग क्लास के अंदर वाला है। इतना तो आपको पता है, मैं स्ट्रिंग क्लास पढ़ा चुका हूं। तो नेम को कंपेयर करने के लिए आप ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख सकते, उसके लिए तो आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा, है ना। मेक श्योर कि ये कंपेयर टू ही फंक्शन है जो नेम के अकॉर्डिंग मतलब सॉर्टिंग वगैरह में काम आएगा, राइट। मैं रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को। अभी देखिए हमारा ये नेम के अकॉर्डिंग इस तरह से हमारा डेटा होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा, और सॉर्टिंग के बाद देखिए क्या हमारा रिकॉर्ड्स नेम के बेसिस पर सॉर्ट हो रहा है। तो पहले राहुल, अमित, मुनि, फरहान और विष्णु था। अभी देखिए ए से स्टार्ट होने वाला अमित पहले आया, ए के बाद एफ आया, फिर एम आया, फिर आर आया, फिर बी आ गया। तो नेम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट कर लिया है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप एक टाइम पर या तो रोल नंबर या तो नेम के बेसिस पर ही सॉर्ट कर पा रहे हो, और यही हमारे कंपेरेबल इंटरफेस का थोड़ा सा बाउंड्री है, यहीं पर ये लिमिट हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक कंपैरेटर इंटरफेस और आ जाती है। अब कंपैरेटर इंटरफेस वो भी बहुत अच्छी तगड़ी इंटरफेस है। अब इंटरफेस है, आपको उसको हमें यूज करना आना चाहिए। तो कंपैरेबल इंटरफेस को आपने यूज करना सीख लिया है, राइट।
अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंपैरेटर इंटरफेस को यूज करते हैं। कंपैरेटर इंटरफेस को यूज करने से पहले मैं एक काम करता हूं, अपने इस क्लास में हम लोग कुछ गेटर्स और सेटर्स भी बना देते हैं वैल्यू रखने के लिए। तो हालांकि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन हम यहाँ से गेटर सेटर्स भी बना देते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर आएंगे, जनरेट गेटर सेटर्स करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली ओके कर देंगे। अब ये हमारे पास यहाँ से गेटर्स एंड सेटर्स आ चुके हैं। ओके, तो हमारे पास सारे के सारे गेटर सेटर्स आ गए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, और हमारे पास एक कंपेयर टू मेथड यहाँ पर है, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ से इतना पार्ट हम अपना क्या करते हैं, ये वाला जो हमने कोड लिखा, इतना वाला कोड, इसको हम लोग यहाँ से कमेंट में करते हैं। अब हम लोग कंपेरेबल इंटरफेस को यूज नहीं करेंगे, कंपैरेटर इंटरफेस के बारे में समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास अरे लिस्ट है, इसको मुझे सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड मैं इसको अनकमेंट करता हूं। हम लोग सॉर्ट करने के लिए कलेक्शंस क्लास के एक सॉर्ट मेथड को ही कॉल करेंगे, लेकिन इसमें 2 आर्गुमेंट्स पास करेंगे। अब 2 आर्गुमेंट्स क्या होगा, पहला आर्गुमेंट्स वो अरे लिस्ट होगा जिसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास आई लिस्ट है, उसको हमने पास कर दिया। दूसरा, हमें यहां पर एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जिसका टाइप कंपैरेटर हो, कंपैरेटर का एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। अब कंपैरेटर जो हमारे पास इंटरफेस है, उसका हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा कैसे, है ना। अब अगेन यार, इंटरफेसेस को यूज करना मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, और अब इस वीडियो में मैं यहां पर, अगर आपने एनॉनिमस इनर क्लास को नहीं समझा है, लैम्डा एक्सप्रेशन को नहीं समझा है, तो आगे हो सकता है आपको ना समझ में आए। हालांकि कुछ चीजें समझ में आपको आएंगी जब हम नॉर्मल तरीके से कंपैरेटर इंटरफेस को यूज करेंगे। अब क्योंकि कंपैरेटर इंटरफेस जो है वो क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेथड का, एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड का डिक्लेरेशन है। तो कंपैरेटर इंटरफेस को अगर हमें यूज करना होता है तो हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको नॉर्मल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। हम एक क्लास बनाए, वो क्लास हमारे कंपैरेटर इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स कर ले, हम वैसा भी कर सकते हैं, या तो हम एनॉनिमस इनर क्लास की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो हम तीनों मेथड देखने वाले हैं, आपको सारी चीजें बिल्कुल बड़े आराम समझ में आएंगी। अगर अभी तक आपने एनॉनिमस इनर क्लास के बारे में नहीं समझा, लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं समझा है, तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद जाके ये वीडियो देख लेना। चलिए, तो अभी हमने क्या किया कि हमें सॉर्टिंग के लिए कलेक्शंस क्लास के सॉर्ट फंक्शन को ही कॉल करना पड़ेगा, और इसमें 2 आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। अभी सॉर्ट फंक्शन के कई सारे तो इस सॉर्ट फंक्शन के कई सारे ओवरलोडेड वर्जन हैं, तो हमें यहाँ पर एक दूसरा आर्गुमेंट्स, एक कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। अब कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास करना, वो एक इंटरफेस है, तो उसका हम ऑब्जेक्ट ऐसे तो नहीं बना सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नई दूसरी क्लास बनाएंगे। वो क्लास हमारे कंपैरेटर इंटरफेस को क्या करेगी, इंप्लीमेंट्स करेगी, और अगर इंप्लीमेंट्स कर लेगी तो कंपैरेटर इंटरफेस की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हमारे उस क्लास में भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो हम अपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पर पास कर देंगे, है ना, क्योंकि उस क्लास के जो प्रॉपर्टी होगी वो सारी प्रॉपर्टी कंपैरेटर इंटरफेस वाली भी होगी, राइट। तो चलिए, हम लोग एक नई क्लास बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं और क्लास बनाते हैं, और इस क्लास का मैं नाम लिख रहा हूं सॉर्ट बाई रोल नंबर। मैं क्लास का नाम लिखा सॉर्ट बाई रोल नंबर। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ये क्लास क्या करेगी, हमारे इंप्लीमेंट्स करेगी कंपैरेटर इंटरफेस को, COMPARA, कंपैरेटर इंटरफेस, और ये इंटरफेस जावा के यूटिल पैकेज में है, राइट। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे, राइट। और यहाँ टी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट से। अभी क्योंकि ये इंटरफेस है, इसके अंदर एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा जिसके हमें ओवरराइड करके डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सिंपली लिखेंगे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, और इसके अंदर कंपेयर टू नहीं, कंपेयर फंक्शन है जिसकी हमें ओवरराइडिंग करनी है। अब आप नाम याद रखना, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आप ये मेथड याद रखना। अभी हम लोग इक्लिप्स में है, तो हम लोगों को देखो याद ही नहीं करना है, सिंपली ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कर दिया, वो इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन सोचो अगर आप जब कंपटीशन दे रहे होगे तो वहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तो आप फंक्शंस के नाम याद रखना। अब आप खुद सोचिए, इस फंक्शंस के आप सिग्नेचर्स प्रोटोटाइप को देखिए, इसमें 2 आर्गुमेंट्स पास हो रहा है, O1 एंड O2।
सिंपल सी बात आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए कि जिन दोनों ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन होगा उन दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास किया गया है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कंपेयर टू फंक्शन के अंदर कोडिंग कर रहे थे, यही सेम टू सेम कोडिंग हमें यहाँ पर भी चिपका देना है, राइट। तो हमें O1 और O2 के जो मेंबर्स हैं उनको कंपेयर करके काम करना है, राइट। तो कैसे हम क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं इफ O1 का जो रोल नंबर है, अब रोल नंबर पाने के लिए देखो हम लोग यहाँ पर जब रोल नंबर को यूज किया कर रहे थे तो हम लोग इसी क्लास में थे जिस क्लास में ये वेरिएबल्स बने हैं, लेकिन ये क्लास अलग है। तो इस क्लास में हमें O1 का रोल नंबर कैसे मिलेगा, इसीलिए तो हमने गेटर्स और सेटर्स बनाए हैं। गेटर्स बनाए हैं ताकि मैं उन फंक्शन को अब कॉल करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं O1 डॉट ऐसे रोल नंबर तो नहीं लिख सकता। क्या मैं ऐसे O1 डॉट रोल नंबर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता ना, क्योंकि जो रोल नंबर हमने बना के रखा है यार ये प्राइवेट है, और इसीलिए हमने गेटर फंक्शन बना लिए थे पहले ही। तो मैं लिखूंगा O1 डॉट गेट फंक्शन को कॉल करूंगा रोल नंबर वाला। क्या मैं कर दिया, गेट रोल नंबर। अगर ये बराबर है O2 के रोल नंबर से तो क्या रिटर्न करना है आपको, 1 रिटर्न करना है, राइट। अदरवाइज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे O1 डॉट गेट रोल नंबर। अगर ये बड़ा है O2 के गेट रोल नंबर से, अगर ये बड़ा है तो आपको क्या रिटर्न करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो 1 को रिटर्न करो, अदरवाइज -1 को रिटर्न करो, और जो कुछ भी रिटर्न हो उसे ही रिटर्न कर दो, है ना। ये देखिए इसकी हमने कोडिंग कर दी। अब यहां पर आइए मेन क्लास में, और इस सॉर्ट फंक्शन को कॉल करते समय यहां पर अपनी अरे लिस्ट को पास करिए और यहां पर कंपैरेटर का एक ऑब्जेक्ट पास करिए। अब कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा, आप इसका ऑब्जेक्ट सॉर्ट बाय रोल नंबर जो आपकी क्लास है आप इसका ऑब्जेक्ट पास करोगे, राइट। हाँ तो चलिए हम लोग यहां पर आते हैं और यहां पर न्यू सॉर्ट बाय रोल नंबर का एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, है ना। समझ में बात आपको आई, बिल्कुल आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, रोल नंबर के बेसिस पर ये सारी चीज सॉर्ट होनी चाहिए। मैं रन करता हूं और ये देखिए रोल नंबर के बेसिस पर ये सारी चीजें सॉर्ट हो गई हैं, राइट। अब बताइए हमें नेम के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर मुझे सॉर्टिंग आफ्टर बाई रोल नंबर, अब कुछ भी यहाँ पर मैं इंग्लिश झाड़ रहा हूँ, अगर गलत हो तो आप संभाल लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर अब क्या चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने कुछ कोडिंग की, अब मुझे यहाँ पर कहिए सॉर्टिंग बाई नेम चाहिए मुझे, अब मुझे नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरी क्लास बना सकते हैं यार, और वो क्लास भी क्या करेगी, हमारे इसी कंपैरेटर इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करेगी, और उसके अंदर जो कंपेयर वाला फंक्शन होगा उसके अंदर हम लोग नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने की कोडिंग करेंगे। और जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर देंगे तो हमारा ये अरे लिस्ट जो है वो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। समझ में बात आपको आई। अब क्योंकि जब हम लोग एक इस तरह से, अब जो इंटरफेस होती है उनको लोग 3 तरह से यूज कर सकते हैं। अगर वो इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड का डिक्लेरेशन है तो उसको हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, इस तरह से। दूसरा मेथड क्या है, एनोनिमस क्लास बना के। तीसरा मेथड क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके। तो अब क्योंकि ये एक फंक्शनल इंटरफेस है तो इसको मैं लैम्डा एक्सप्रेशन का भी यूज करके काम कर सकता हूँ, एनोनिमस इनर क्लास भी बना सकता हूँ। एनोनिमस देखिए किसी भी इंटरफेस को यूज करने के 2 तरीके तो होते ही होते हैं, चाहे उसमें कितने भी मेथड हो। पहला ये वाला सिंपल सा मेथड, दूसरा एनोनिमस इनर क्लास बना करके। लेकिन अगर ऐसी इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हम लैम्डा एक्सप्रेशन का भी यूज करके यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं इस तरह से दूसरी क्लास बना के उसको इस तरह से इंप्लीमेंट्स नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको वैसा करना है तो आप समझ गए आपको क्या करना है, आपको एक दूसरी क्लास बनानी है, वो क्लास भी इसको इंप्लीमेंट्स करेगी और इसके अंदर जो कोडिंग लिखोगे आप वो चेंज करोगे, वो सॉर्ट करने की कोडिंग नेम के बेसिस पर होनी चाहिए। फिलहाल अब मैं यहाँ पर एनोनिमस इनर क्लास पहले यूज करने वाला हूँ। एनोनिमस इनर क्लास कैसे बनाएंगे, तो फिलहाल मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम इसको हटा देंगे। और यहाँ पर एनोनिमस इनर क्लास कैसे बनाते हैं, तो लिखेंगे न्यू, न्यू लिख करके कंपैरेटर COMPARAT न्यू कंपैरेटर। जैसे ही हमने यहाँ पर ऐसे न्यू कंपैरेटर लिखा
और कंट्रोल स्पेस बटन दबाया तो यहाँ पर देखिए एनानिमस इनर क्लास का ऑप्शन आ रहा है। मुझे सिंटेक्स याद नहीं है तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिंपली इसको इंटर कर देने वाला हूँ। तो मैंने इंटर कर दिया और अब यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, इसने क्या किया कि एक इस तरह से हमें स्केलेटन दे दिया है, राइट। और इस पर हम लोग माउस ले जाते हैं, कह रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, और सिंपली हम लोग यहाँ पर ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को क्लिक कर देंगे। अब ये होता है क्या, एनानिमस इनर क्लास बनाने का तरीका। और यहाँ पर हम लोग टी को रिप्लेस कर देंगे अपने स्टूडेंट से, राइट, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट के साथ में यूज करने वाले हैं। और ये क्या करेगा मेथड, ये पूरा पूरा चीज क्या रिटर्न करके देगा, हमें एक ऑब्जेक्ट देगा, हमें एक ऑब्जेक्ट देगा, और वो ऑब्जेक्ट इस इंटरफेस की एक चाइल्ड क्लास का होगा। ये थियरी आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। इस वीडियो के बाद आप ये एनानिमस इनर क्लास वाला वीडियो देख लेना और लैम्डा एक्सप्रेशन वाला भी। ये हमें क्या करेगा, एक इस कंपैरेटर की चाइल्ड क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमें एक क्या चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल चाहिए। तो हमें तो वो चाइल्ड क्लास का नाम ही नहीं पता है, तो रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। पेरेंट का पता है तो हम लोग किसी भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में रख सकते हैं। तो हम लोग कंपैरेटर का यहां से सॉर्ट बाय नेम करके बना लेंगे एक वेरिएबल। तो और यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर टी आ गया है, तो ये जेनरिक वाला है, तो नहीं तो मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने जैसे टी को स्टूडेंट से रिप्लेस किया था, तो यहाँ पर भी हम लोग स्टूडेंट से इसको रिप्लेस कर देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है ना। तो हमने इस तरह से एक एनानिमस इनर क्लास बना ली है, और हमें इस इंटरफेस के एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ रेफरेंस में होगा, राइट। और ये देखिए वही तो कंपेयर मेथड जो हमने अभी यहाँ पर बनाया था, वही सेम टू सेम तो यहाँ पर भी आ गया है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कम काम करना पड़ा। कम काम क्या करना पड़ा है कि यार हमें ये नाम सोचने की जरूरत नहीं है, फिर इम्प्लीमेंट्स वगैरह सब करो, है ना। बाकी ये वाला काम तो वहां पर भी हो रहा है ना। देखिए अब इसके अंदर आपको जो कोडिंग लिखनी है वो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने की कोडिंग लिखनी है। तो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने की कोडिंग कैसे करेंगे हम लोग, बताइए। नेम को अगर हमें कंपेयर करना है तो सिंपली फिर से हम लोग वही क्या करेंगे, ओवन डॉट गेट नेम को कॉल करेंगे, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू कॉल करके, और किसके साथ में, O2 का जो गेट नेम वाला है उससे कंपेयर करेंगे, और जो कुछ भी यहां से रिटर्न हो उसको यहां से रिटर्न कर देना है, राइट। अब अगर हम ये वाला ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया उसको अगर यहां पर पास कर दें, तो अब जो हमारी ये अरे लिस्ट होगी वो नेम के बेसिस पर सॉर्ट हो जाएगी। समझ में बात आई आपको, राइट। तो पहले हम लोग रोल नंबर के बेसिस पर सॉर्ट कर रहे हैं, उसके बाद नेम के बेसिस पर सॉर्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं रन करता हूं। तो देखिए रोल नंबर के बेसिस पर सॉर्ट है 707 1 2 3 4 5, और नेम के बेसिस पर अब सॉर्ट हो गया। देखिए अमित, फरहान, मुनी, राहुल, विष्णु, राइट, है ना। अब मान लीजिए मुझे एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो इस बार मैं यूज कर रहा हूं लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, यहां पर हमने क्या यूज किया, एनानिमस इनर क्लास। अभी हम लोग यूज करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है कि जो ये हमारे पास कंपेयर मेथड है, तो हम लोग इसमें ये रिटर्न टाइप मेथड सब भूल जाते हैं, और इतना पार्ट मुझे चाहिए होता है, राइट। इतना पार्ट मुझे चाहिए होता है, इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं बता के रखा हूँ कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, और बीच में हमें एक एरो चाहिए होता है उन दोनों को ऐड करने के लिए, और हमें ये टाइप भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें ये टाइप भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ता है यहाँ पर हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, और ये भी क्या करेगा, हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं इसे। तो अभी यहाँ पर देखिए इरर आ रहा है। इरर क्या आ रहा है, अच्छा इरर को समझने से पहले हम लोग एक काम करते हैं। हमने यहाँ से इसको कॉपी किया था कंपैरेटर, अच्छा यहाँ से कॉपी किया था हमने, सॉरी, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ वार्निंग आ रहा है। क्या कह रहा है, चेंज टाइप टू कंपैरेटर स्टूडेंट। बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमें कंपैरेटर मिल रहा है उसका टाइप हमें स्टूडेंट बता देना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो कंपैरेटर है स्टूडेंट हमें लिखना पड़ेगा ऐसे। देखिए वार्निंग हमारी चली गई, राइट। उसी तरह से यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ये O2 और O1 जो है यहाँ पर हम लिखा, कह रहा है कि जो ये, पहले तो इसको मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ,
नहीं तो वो नेम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी सॉर्ट बाई नेम, यहाँ पर भी सॉर्ट बाई नेम। यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है कि जो O1 के लिए यहाँ पर द मेथड गेट रोल नंबर इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप ऑब्जेक्ट। कह रहा है ऑब्जेक्ट के लिए जो गेट रोल नंबर मेथड है वो अनडिफाइंड है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये जेनरिक वाला ले रहा है। तो यहाँ पर भी इस कंपैरेटर को मुझे ना स्टूडेंट वाले में ऐसे कास्ट करना पड़ता है, राइट, ऐसे। जैसे यहाँ पर जो रिटर्न हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रन हो रहा है, लेकिन जो कंपैरेटर मुझे बनाना पड़ेगा वो स्टूडेंट टाइप का बनाना पड़ेगा, ऐसे, राइट। अब देखिए, तो जब हम लोग यहाँ पर रिफर कर रहे हैं कि O1 डॉट गेट रोल नंबर, तो सारी चीजें यहाँ से इधर चली गई हैं, राइट। और यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आपको देखिए समझ में आनी चाहिए, राइट। हर जगह जहां जहां भी टी हुआ करता था हम उसको रिप्लेस कर रहे थे। जैसे यहाँ पर था, इसको हमने यहाँ पर पहले टी था, अगर टी को मैं रिप्लेस नहीं करूंगा तो पहले मुझे जो टी के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएगा T1 TO1, यहाँ पर आएगा TO2, तो फिर मुझे उसके पहले स्टूडेंट में कास्ट करना पड़ेगा। कास्ट ना करना पड़े इसे हम लोग पहले से यहाँ पर स्टूडेंट बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इस बारी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रोल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना था। तो हम लोग गेट एज फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट, और लिखेंगे गेट एज फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर ये दोनों बराबर है तो ये कर दो, और नहीं तो ये गेट एज वाले फंक्शन को कॉल करो यहाँ से, इस तरह से। अब हमें ये जैसे ही ऑब्जेक्ट मिल गया, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से फिर से क्या करेंगे, सॉर्टिंग कर लेंगे। और सॉर्टिंग करने के लिए फिर से हम लोग इसी कलेक्शन के सॉर्ट मेथड को कॉल करेंगे ऐसे, और यहाँ पर सॉर्ट बाई, इसको मैं सॉर्ट बाई एज कह रहा हूँ, सॉर्ट बाई एज। और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे सॉर्ट बाई एज, और पास करने के बाद यहाँ से ऐसे प्रिंट कर देंगे, राइट। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, सॉर्ट बाई ये नेम था, और यहाँ पर अभी क्या आएगा, ये सॉर्ट बाई एज आएगा। और ये हमने यूज किया था लैम्डा एक्सप्रेशन, यहाँ पर एनॉनिमस इनर क्लास, ठीक है, ऐसे। लास्ट वाला आप देखिए, एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट है 20, 20, 22, 24, 25, एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो चुका है, राइट। उसके ऊपर वाला नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट है, देखिए सॉर्ट हो गया है, राइट। अमित, फरहान, मुनी, राहुल, राइट। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो सारी चीजों को, चाहे आप सॉर्टिंग कर लो इस तरह नॉर्मल तरीके से क्लास बना के कर लो, नॉर्मल तरीके से क्लास बना के कर लो, चाहे आप क्या कर लो, इस तरह से एनॉनिमस इनर क्लास बना के सॉर्ट करो, चाहे आप इस तरह से लैम्डा एक्सप्रेशन बना करके सॉर्ट कर लो, ओके। नहीं तो आप एक काम करो, जैसे यहाँ पर जो हमने कोडिंग की है, ये वाली कोडिंग, इसका ओवरऑल रिटर्न टाइप क्या है, एक हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो क्यों ना मैं इस पूरे पार्ट को, मैं क्या करूं, मैं इस पूरे पार्ट को, देखिए कितना हमने हाईलाइट किया, इसको हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले मैं इस पूरे चीज को यहाँ पर, आपको सेमीकोलन नहीं इतना कॉपी करिए, आप डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट ही तो यहाँ पर बना रहे हो आप इसको, मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट में करता हूँ, और जो ये सॉर्ट बाय नेम है इसकी जगह पर मैं वो सारा का सारा कोड देखिए पेस्ट कर दिया हमने। ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पर किया, ये वाला ऑब्जेक्ट किया, तो इतना सारा का सारा कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको कमेंट में करता हूँ, और जो ये सॉर्ट बाय एज लिखा था इसकी जगह पर मैं ये कोड ऐसे पेस्ट कर सकता हूँ, कोड, राइट। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कलेक्शन डॉट सॉर्ट लिखो और लिस्ट पास करो, और तुरंत उसके आगे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करके उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन की कोडिंग लिख दो, खत्म काम हो गया, है ना। या तो आप क्या करो, आप न्यू लिखो कंपैरेटर, और स्टूडेंट मतलब यहाँ पर पास करो, और क्या करो, लिखो, और यहाँ पर कंपेयर मेथड की ओवरराइडिंग कर दो इसके अंदर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आपको ये कंपेयर फंक्शन भी यहाँ पर नहीं लिखना पड़ा लैम्डा एक्सप्रेशन में। ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। मैं एक काम करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूं यहाँ से सिंपली, और इसको मैं S6 नाम दे देता हूं, और यहाँ पर मैं इसको 7 कर देता हूं, यहाँ पर मैं B कर देता हूं कुछ भी ऐसे, और यहाँ पर मैं लिस्ट से 29 एज दे देता हूं, ओके। और इसको भी मैं यहाँ से अपनी लिस्ट में क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ।
और यहाँ पर ये 6 देखिए आप। ओके, अब चलिए हम वो करते हैं। तो लास्ट वाला आप देखना, हमने एज और नेम के अकॉर्डिंग सारी चीजें सार्ट की हुई हैं। तो सबसे पहले ये वाला सार्टिंग हुआ है, ये पहला वाला था, राइट। यहाँ पर देखिए नेम के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने एनोनिमस क्लास का यूज किया था, इसको हमने सार्टिंग की थी नेम के अकॉर्डिंग। तो ABFM R ये हो गया। फिर उसके बाद हमने एज के अकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, लैम्डा एक्सप्रेशन की यूज करते। देखिए 20, 20, 22, 24, 25 एंड 29 सब कुछ स्टार्टिंग हो रहा है। अब आई होप दोस्तों आपको सारा चीजें समझ में आ गया होगा। कंपेरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस के बारे में इससे ज्यादा मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप कंपेरेबल इंटरफेस का यूज करोगे तो उसी क्लास, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को आपने रखा है अरे लिस्ट में, वही क्लास को इंप्लीमेंट्स करना पड़ता है और आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती है। और इसीलिए ये थोड़ा सा बाउंडेड हो जाता है कि आप इसमें एक टाइम पर एक ही मेंबर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हो। लेकिन जब आप कंपैरेटर इंटरफेस को यूज करते हो तो चाहे आप नॉर्मल तरीके से कंपैरेटर इंटरफेस को यूज कर लो, चाहे एनोनिमस इनर क्लास बना करके, चाहे लैम्डा एक्सप्रेशन बना करके, जो भी आपको इजी लगे कर लो। हमने आपको तीनों मेथड बता दिए हैं। अगर ये चीजें आपको टफ लगी हैं, एनोनिमस इनर क्लास और कंपैरेटर इंटरफेस लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में इसको समझने के लिए, तो आप यहाँ पर मास्टर लैम्डा एक्सप्रेशन इन वन वीडियो देखना और एनोनिमस इनर क्लास के बारे में देखना। यहाँ पर देखना कि हमने किस तरह से थ्रेड को बनाया था एनोनिमस इनर क्लास का यूज करके। हमने इसके बाद इनर क्लास को यूज इनर क्लास के बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई हैं। यहाँ पर हमने लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके थ्रेड कैसे बनाया था, लैम्डा एक्सप्रेशन हम कब यूज कर सकते हैं ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चाहे आप इस तरह से क्लास बनाओ, वो इंप्लीमेंट्स करे, और उसके बाद जब आपको ऑब्जेक्ट्स पास करने हैं तो आप यहाँ पर सॉर्ट बाई रोल नंबर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके पास कर दो। नहीं तो एनोनिमस इनर क्लास के भी कॉन्सेप्ट आपके पास है और लैम्डा एक्सप्रेशन का भी कॉन्सेप्ट आपके पास है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इतनी सारी चीजें किसी को याद नहीं रहती। जब मैं भी पढ़ाता हूँ, बहुत दिन हो जाता है यूज किए हुए इन सारी चीजों को, तो मैं भी रिफर करता हूँ। ओके, ठीक है। और जैसे आपने एक बार ये वीडियोस देख लिया, अब आपको, अब जब बहुत फ्रिक्वेंटली आप यूज नहीं कर रहे होगे तो आपको चीजें भूल जाएंगी। जब आप नेट पर जाओगे दूसरी बार तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने ये वाला वीडियो देख के रखा किस तरह से हमें काम करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी, किस तरह से ये काम करता है। और मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।